तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जेके एसएसबी जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा 2024 या उसके बाद में भी, अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बिना पढ़े जाएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसको आप बिना पढ़े नहीं जा सकते। देखो दो चार टॉपिक हैं, इस पर सवाल बन ही रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज एक्ट एक, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये, ठीक है। पॉलिटी में ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री तो है ही है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पंचायती राज का एक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो जी, नाउ हम शुरू करेंगे अपना जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दोस्तों 2019 वाज द ईयर कि जब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट से एक यूटी बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया, ठीक है। इससे पहले हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को हमने इंप्लीमेंट किया, उस पर भी मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। देन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बनता है, आपको ज़्यादा से समझ अच्छे बेटर तरीके से समझ आएगी पहले क्या होता था अभी क्या हो रहा है, ठीक है। बट आज के टाइम पे एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट है ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का यही कॉन्स्टिट्यूशन है। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही है, और जिसको हमने पढ़ना बड़ा इजी है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सीधे सीधे सवाल आते हैं और हर पेपर में आ रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं। आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और आपके सारे के सारे डाउट जो है ये क्लियर हो जाएंगे विद माय गारंटी, ठीक है। बाय द टाइम जब आप इस वीडियो को एंड करेंगे, जब हम लास्ट में पहुंचेंगे 30 से 35 मिनट के बीच में, जितना भी टाइम लगता है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी दोस्तों, मेरा नाम है रेमो और आप देख रहे हैं स्टडी नॉम। वेलकम दोस्तों। चलो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 की बात करें दोस्तों, देखो एक्ट, किसी भी चीज जो एक्ट होता है ना, एक्ट जब, देखो एक्ट होता है लॉ, एक्ट होता है लॉ, ठीक है। लॉ को बनाने के लिए पहले एक डाला जाता है प्रपोजल, पहले डाला जाता है एक प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पार्लियामेंट में मिनिस्टर हूं, अमित शाह, ठीक है जी। मेरे को एक बिल पास कराना है, मैं क्या करूंगा, एक प्रपोजल चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा ऐसा काम हो। मैं क्या करूंगा, एक कागज पे सारा का सारी बातें लिखूंगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिल, और उसको मैं पेश करूंगा दोस्तों। जब ये बिल को पेश किया जाता है और बिल जब पास हो जाता है, बिल बन जाता है दोस्तों आपका एक्ट, ठीक है। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा इसके बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जो आपका बिल है, देखें नंबर वन, देखो दो हाउस होते हैं, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा में भी बिल पेश कर सकते हैं, लोकसभा में भी बिल पेश कर सकते हैं, ठीक है, मनी बिल को छोड़ के, ठीक। तो ये जो हमारा बिल था, ये राज्यसभा में दोस्तों पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया कब दोस्तों, 5 अगस्त। पहला पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब राज्यसभा में पहली बार कौन से हाउस में इशू किया गया, राज्यसभा में किया गया। ये बिल है, अभी तक एक्ट नहीं बना, एक्ट तो तब बनेगा ना जब पास होगा। चलो जी दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को पास हो गया। अगले दिन लोकसभा में इशू किया गया दोस्तों, 6 अगस्त 2019 में, ठीक है। लोकसभा में भी दोस्तों पास हो गया। जब राज्यसभा भी पास कर दे, लोकसभा भी पास कर दे, देन जाता दोस्तों प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास आप देखेंगे, प्रेसिडेंट के पास और गया, और प्रेसिडेंट ने जब अपनी मंजूरी दे दी दोस्तों, वो था 9 अगस्त का टाइम, 9 अगस्त, ठीक है जी। 5 अगस्त, 6 अगस्त, देन बीच में 3 दिन का गैप, देन 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इस पे अपनी मोहर लगा दी कि हाँ भाई ये बिल क्या हो गया, पास हो गया दोस्तों। अब ये क्या बन चुका है, ये जो बिल था ये क्या बन गया दोस्तों, एक्ट बन गया, ठीक है, एक्ट बन गया दोस्तों। जब एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, वो अलग चीज है, लॉ को इंप्लीमेंट कराना अलग चीज है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट इसी दिन नहीं कराया गया, इंप्लीमेंट कराया गया दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को इसकी हमने क्या कर दी, इंप्लीमेंटेशन करा दी, इंप्लीमेंट करा दिया, ठीक है जी। और इस दिन से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से क्या बन गया, यूटी बन गया, ठीक है। आपको पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी कब बना, 5, 6, 9 या फिर 31 को, आप बोलेंगे 31 अक्टूबर को बना, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन के बाद में ही उस चीज को लागू किया जाता है दोस्तों। इंप्लीमेंटेशन का मतलब ही लागू होना है, ठीक है। तो लागू कब हो गया, 31 अक्टूबर को हुआ। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था, लेकिन हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट कर कब किया हमने, 2 महीने के बाद में किया, 26 जनवरी 1950 को किया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड, ये आपको याद रखना है, 5, 6, 9 और 31 अक्टूबर दोस्तों। चलते हैं, ठीक है। पहले राज्यसभा में, 6 को लोकसभा में, 9 को प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दी और 31 को
इट वॉज एग्जीक्यूटेड या फिर इट वॉज इंप्लीमेंटेड। और इसने क्या किया दोस्तों, जो अर्सवाइल स्टेट थी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी पूरी, जिसमें जम्मू भी आ रहा है, कश्मीर भी आ रहा है और लद्दाख भी आ रहा है, इसने इसको टुकड़ों में बांट दिया। एक यूटी बन गई जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी यूटी बन गई दोस्तों लद्दाख। सिंपल। नाउ अगला सवाल आपको बनेगा कॉम्पोजिशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिशन पे सवाल ऑलरेडी बन चुका है और बनेगा। आपको पूछेगा बताओ जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें कितने पार्ट्स हैं, उसमें कितने सेक्शंस हैं, उसमें कितने शेड्यूल्स हैं। समझ गए दोस्तों। देखो ये पूरा का पूरा दोस्तों जो एक्ट है ना, ये 14 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में? 14 पार्ट्स में। जैसे आपको बुक होती है ना, ठीक है, आपकी एक बुक है, बुक डिफरेंट यूनिट्स में बटी होती है ना, देन यूनिट्स आगे चैप्टर्स में बटे होते हैं, वैसे ही ये एक्ट, इनके यूनिट्स क्या है? पार्ट्स। पार्ट्स कितने हैं? 14 पार्ट्स दोस्तों। चैप्टर कितने हैं यानी कि सेक्शंस कितनी हैं? तो 103 सेक्शंस। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अलग से रखी गई हैं दोस्तों, 5 शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट। एक सवाल ये डेट्स के ऊपर मैंने आपको बोला बनेगा, दूसरा सवाल कॉम्पोजिशन के ऊपर बनेगा। 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। हम देखेंगे वो क्या है। ठीक है, ये हो गया 104 पार्ट्स, 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स दोस्तों। ठीक है, चलो जी वन बाय वन हम इनके पार्ट्स पढ़ेंगे दोस्तों। देखो जो पार्ट थर्ड है ना, पार्ट थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट थर्ड हमारे पास। ठीक है, देखेंगे पार्ट थर्ड के। नाउ नंबर 1 बात करते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, पार्ट 1 में 2 ही सेक्शन आएंगे, 1 एंड 2। ना आपको सेक्शन याद करने दोस्तों, सेक्शन मत याद करने बैठ जाना दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है आपको सेक्शन। आपको सीधा फीचर पे सवाल पूछेगा, सेक्शन पे सवाल अभी तक तो नहीं पूछा दोस्तों। अभी तक तो जेकेएसएसबी ने सेक्शन पे नहीं सवाल पूछा कि बताओ जी किस सेक्शन में क्या लिखा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप सेक्शन छोड़ सकते हैं। पार्ट पहला जो है दोस्तों वो बोलता है टाइटल्स और डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट का पहला जो पार्ट है वो टाइटल्स, वो टर्म्स, वो डेफिनेशंस पे ही बात करता है। टाइटल, टर्म्स, डेफिनेशंस का मतलब ये, देखो बोला ये आने वाले एक्ट में जब बात की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन होगा? बोलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जब बात की जाएगी यूटी तो बोलेगा कौन होगा? तो इसका मतलब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से पहले ही टर्म्स, टाइटल, सारी की सारी बातें यहां पे बता दी गई, हमारे बिल्कुल काम करनी है, ये मैंने कर दिया क्रॉस। पार्ट 1। पार्ट 2 दोस्तों बोलता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में ये बोला कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया। किसमें कर दिया? 2 यूटीज में कर दिया। एक बोल दिया यूटी ऑफ लद्दाख, एक बोल दिया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोनों में एक फर्क है दोस्तों, दोनों में एक फर्क है। यूटी ऑफ लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है यानी कि खुद की गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे एमएलएस चुने नहीं जाएंगे, यहां पे सीएम नहीं होगा। बट जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे विद लेजिस्लेचर, विद लेजिस्लेचर, यहां पे सीएम भी होगा, एमएलएस भी चुने जाएंगे, खुद की गवर्नमेंट भी चुनी जाएगी दोस्तों। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोस्तों, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, 22 डिस्ट्रिक्ट्स, तो दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लद्दाख में रह गई। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी सवाल आपको पूछा गया दोस्तों, पूछा गया और पूछा जाएगा। ठीक है, वो कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इंपॉर्टेंट याद रखना, एक है लेह, एक है कारगिल। आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, बताएं यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लद्दाख यूटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट 2 ही है, एक तो करगिल और दूसरी है ले, करगिल और ले। ठीक है, चलो जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो आपका यूटी बनी उसको बोला जी जो बच गई ना डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी 20, 10 जम्मू 10 कश्मीर, और वो बन जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट किसने बोला? पार्ट 2 ने, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट दोस्तों। ठीक है, पार्ट 3 सेक्शन 8 से लेके 57 तक। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, वेरी, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दोस्तों सीट्स, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। बड़े ध्यान से समझना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, मैं ये मान के चल रहा हूं। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं। ठीक है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं पता और मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा। देखो लेजिस्लेचर, इस वर्ड ध्यान देना, लेजिस्लेचर, लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर दोस्तों, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। देखो दोस्तों, देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए आपको कानून बनाना पड़ता है ना, कानून विद टाइम। अब जैसे किसान फॉर्म आए, आपके किसान बिल्स आए, तो उस पर अभी प्रदर्शन चल रहा है, आप देखेंगे हरियाणा में। ठीक है, तो बिल तो बनाया ना किसी ने,
लॉ तो बनाया किसने? अब लॉ देखो दो तरीके के दोस्तों बनते। एक तो आपका सेंटर में लॉ बनेगा, सेंटर जो लॉ बनाएगा पूरे के पूरे देश के लिए बनाएगा। दूसरा जो स्टेट होगी, जैसे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब अपने हिसाब से लॉ बनेगी, स्टेट ऑफ पंजाब अपने हिसाब से लॉ बनेगी, ठीक है। वो पावर्स होती हैं, बताया होता है भी किन किन पावर किस किस चीज़ों पे आप लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर में भी एक लेजिस्लेचर होगा, स्टेट में भी एक लेजिस्लेचर होगा। दोस्तों स्टेट के लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर पूरा नाम बोलेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सेंटर में कौन होता है दोस्तों? सेंटर में होता है पार्लियामेंट। सेंटर में कौन होता है? लॉ मेकिंग बॉडी। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और स्टेट लेजिस्लेचर में दोस्तों कईयों में एक भी होता है, कईयों में दो भी हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में एक ही है, ठीक है, सिंपल। अब अगर दो हाउस होते हैं उस लेजिस्लेचर को बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगर दो हाउस होंगे बाई कैमरल, जैसे सेंटर का है हमारा तो वो पार्लियामेंट में दो हाउस है तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अभी एक ही हाउस है तो जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर होगा वो क्या होगा? यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे दोस्तों इनको बोलेंगे एमएलएज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। चलो जी, और इनके जो मेंबर होंगे इनको हम बोलेंगे एमपी। दोनों ही पार्लियामेंट है ना, दोनों ही हाउस पार्लियामेंट है, ये भी एमपी है ये भी एमपी है। नाउ दोस्तों लेजिस्लेचर बड़े ध्यान से समझना, यहां पे हमारे पास तीन लेजिस्लेचर है। हमारे पास यहां पे तीन लेजिस्लेचर है। एक तो हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेचर, ठीक है जी। दूसरा आप देखेंगे लोकसभा में भी जम्मू एंड कश्मीर से कुछ बंदे चुन के जाएंगे, हमारे बंदे, ठीक है। अब इलेक्शन होंगे ना तो कुछ वोटिंग होगी तो लोग हमारे वोट डालेंगे, ठीक है। तो एक लोकसभा में बंदे चुन के जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। दूसरा राज्यसभा, रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो आपके पास ये तीन बॉडीज देखने को मिलती है। पार्ट थर्ड इसी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। पार्ट थर्ड जो है हमारा वो इसी के बारे में बात करता है, ये आप देख लें दोस्तों, ठीक है। नाउ वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। नंबर वन बोलता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स दोस्तों, मैंने आपको राज्यसभा बोला ना, राज्य मीन स्टेट्स, ठीक है। तो राज्यसभा को ही इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है जी। भाई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है तो कुछ बंदे चुन के तो जाएंगे राज्यसभा में। वही बोल रहा है भाई, कितने बंदे चुन के जाएंगे? आप बोलेंगे कितने बंदे जी? 4 बंदे चुन के जाएंगे। कितने बंदे चुन के जाएंगे? 4। राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हैं? 4। राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हैं? 4। लद्दाख की कितनी है? कोई नहीं। लद्दाख की कितनी है? कोई नहीं, ठीक है जी। देखो क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, ठीक है जी। और बोल रहा है इसने अमेंड भी किया शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? वो बोलता है सीट्स इन राज्यसभा, हर एक स्टेट को कितनी सीट्स मिली हैं राज्यसभा में, वो आपका मेंशन कर दिया गया है शेड्यूल 4 में, ठीक है। तो उसकी भी अमेंडमेंट हुई, क्योंकि पहले लद्दाख भी साथ में था, अब अलग हो गया तो उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसकी अमेंडमेंट होगी। अब आपसे इतनी सी बात पूछेगा, बताओ जी कितनी सीट्स हैं? आप बोल देना जी 4 सीट्स हैं राज्यसभा में। चलो जी, नाउ बात करते हैं हाउस ऑफ पीपल की। हाउस ऑफ पीपल का मतलब दोस्तों लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल का मतलब दोस्तों लोकसभा। अब लोकसभा की बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा का तो पता लग गया 4। लोकसभा में दोस्तों कितनी सीट्स होंगी? 5। सर 2019 से पहले कितनी होती थी? 2019 से पहले होती थी 6। एक सीट चलेगी लद्दाख के पास और 5 सीट्स रहेगी यूटी ऑफ J&K के पास दोस्तों, ठीक है। लद्दाख की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? कोई भी नहीं। लद्दाख की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 1। जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 5। जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 4। दोनों बात समझ गए? ये आपको पूछेगा, सिंपल सवाल ये पूछेगा आपको, ये लिखा है मैंने। चलो जी मान, ठीक है जी। अगला है द लेफ्टिनेंट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब समझना बात, अभी सेंटर का हो गया, राज्यसभा लोकसभा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो हमें पढ़ना है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताएगा। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होंगे? देखो आप,
चलो जी, सेक्शन 13 बिल्कुल जो आपको याद करनी नहीं है, क्या बोलता है, नंबर 1 ये समझना, प्रोविजंस आर्टिकल 239A विच आर एप्लीकेबल टू पुडुचेरी शैल ऑल्सो एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोलेगा जम्मू एंड कश्मीर किस मॉडल पे बेस्ड यूटी है दोस्तों? पुडुचेरी मॉडल। कौन सा मॉडल? पुडुचेरी मॉडल। और ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 239 कैपिटल ए में बताया गया दोस्तों। ये क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, अभी आप इतनी सी बात समझ ले। आपको पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बनाई गई है किस मॉडल पे बनाई गई है, आप बोलेंगे पुडुचेरी मॉडल पे बनाई गई है। पुडुचेरी भी एक यूटी है ना, बिल्कुल है। और किस आर्टिकल के अंडर, ठीक है, ये मॉडल है, आप बोलेंगे आर्टिकल 239 कैपिटल ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी कंपोजिशन और उसकी बात करेंगे दोस्तों। देखो ये क्या बोलता है, समझ लो। देखो राज्यसभा में कितने बंदे हो गए? 4। लोकसभा में कितने बंदे हो गए? 5। नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये एक्ट क्या बोलता है? बोलता है जी 107 बंदे होंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो खुद की गवर्नमेंट होगी, यानी कि जिसमें एमएलएस चुन के आएंगे, कितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी? 107। 107। इस 107 में दोस्तों 24 सीट्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए खाली रखी जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ मेनी सीट्स शैल नॉट बी फिल्ड फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, शैल रिमेन वेकेंट फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या फिर शैल बी रिजर्व्ड फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, बोला जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा ही हिस्सा है, जब हमारे पास वापस आएगा तो उनको भी तो हमारे भाई बहन ही होंगे, तो उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे ना। तो आप पहले ही भर के बैठे हो सीट्स में, एमएलए बैठे हैं हमारे, फिर तो नहीं, 24 सीट्स उनके लिए खाली रखी जाएंगी। 24 सीट्स उनके लिए खाली रखी जाएंगी। चलो जी, बाकी सीट्स पे इलेक्शंस होंगी। इसमें भी एससी और एससी के लिए सीट रिजर्व्ड होंगी दोस्तों। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। ओबीसी वर्ड इसमें यूज नहीं हुआ, ओबीसी वर्ड इसमें यूज नहीं हुआ, एससी और एसटी के लिए। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखा गया है, 2 seats can be nominated for women by LG। दोस्तों बात समझना, एक वर्ड होता है रिजर्व्ड, एक वर्ड होता है नॉमिनेशन। रिजर्व का मतलब है भाई यहां पे जिनके लिए रिजर्व है वो ही होंगे, समझ रहे हो। नॉमिनेशन का मतलब है कि नॉमिनेट करना, जरूरत पड़ेगी तो नॉमिनेट कर भी सकते हैं। यहां पे ये बोल रहा है, मान लो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में देखा यार एमएलए में एक भी लड़की एमएलए चुन के नहीं आई, जो कि बुरी बात होगी हमारे लिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पे 2 सीट्स पे विमेन को नॉमिनेट कर सकता है, विमेन को। ठीक है, 2 सीट्स। देखो ना तो 2%, ठीक है जी, ना देखो ना तो 2% रिजर्व्ड है, ना तो 2% नॉमिनेटेड है। ठीक है जी, ये 2 सीट्स हैं, नंबर है 2% नहीं है, और वो भी रिजर्व्ड नहीं बल्कि नॉमिनेटेड। दोस्तों ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना आपको, छोटी छोटी बातों पे। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको बोलूंगा देखो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, मैं बोलूंगा 2% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। आप बोलेंगे गलत, परसेंट तो है ही नहीं सर। मैं बोलूंगा 2% सीट्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तभी बोलेंगे आप गलत। ठीक है जी, क्योंकि परसेंट नहीं है, सिर्फ 2 सीट्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर वुमेन। और करेगा कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों होप ये आपको समझ आया। दोस्तों देखो अंडर आर्टिकल 239A देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो दोस्तों असेंबली तो होगी, ठीक है, असेंबली के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा। दोस्तों जो नॉर्मल जब हम स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं ना, तो स्टेट में भी ऐसा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस में गवर्नर, बट ये यूटी है। यहां पे होगा यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर।
क्यों यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, सिंपल। चलो जी, देयर शैल बी इलेक्टेड असेंबली फॉर यूटी 107 मेंबर्स की होगी एंड फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। कितने मेंबर्स? 107। आज कितने हैं? आज 107 नहीं है, आज 114 है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 114 की। इसको बाद में डीलिमिट किया ना, बाउंड्रीज चेंज की गई। टाइम टू टाइम बाउंड्रीज चेंज करनी पड़ती है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती और घटती रहती है ना डिस्ट्रिक्ट्स की। तो अब देखेंगे चेंजेस आ गई हैं दोस्तों। 107 थी, आज कितनी है? 114। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 114। एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितना है? 107। ये दोनों में डिफरेंस आप समझेंगे। 24 सीट्स शाल बी रिजर्व फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब खाली रखी जाएंगी। सीट शाल बी रिजर्व फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट, ओबीसी का कोई जिक्र नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की अगर आप बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मे नॉमिनेट 2 विमेन मेंबर्स इन असेंबली इफ ये लगे कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों? कम है। ये हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ली। क्वालिफिकेशंस की बात कर लें भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। जो कि आप देखेंगे सेंटर में जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, वो सेम बातें यहाँ पे भी है, ठीक है। नहीं, मिनिमम एज 25 एज होनी चाहिए इसकी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई सरकारी नौकरी में या इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए। दूसरा, मस्ट बी एन वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े ध्यान से समझो। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं भाई, जम्मू एंड कश्मीर में किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो क्या वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना जरूरी है? मतलब क्या कोई पंजाब से आके लीडर यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है? आपका आंसर होना चाहिए यस, कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सीएम ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली से तो है नहीं, वो हरियाणा से है। इलेक्शन कहाँ पे लड़े? दिल्ली में लड़े जाके, और वहां पे सीएम भी है। तो ऐसा ही हो सकता है, कोई भी बंदा इंडिया के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बिलोंग करे, ठीक है जी, और वो बंदा चुन के यहाँ पे आ सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो जी, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी कितने टाइम के लिए रूल करेगी? ड्यूरेशन क्या होगी दोस्तों? 5 साल होगी। वेरी सिंपल। चलो जी, सेशन ऑफ असेंबली, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। देखो सेशंस मतलब देखें दोस्तों, देखो असेंबली आप चुनेंगे, यानी कि आप एमएलएस को वोट करके चुनेंगे। अब ये असेंबली को कितनी दफा? कम से कम 1 साल में मिलना है। कितनी दफा? कम से कम 1 बार मिलना है। आप ये समझना, देखो बोला द डिफरेंस बिटवीन मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। तो कम से कम 1 साल में, कम से कम 1 साल में 2 मीटिंग, 2 सेशन होना जरूरी है। कम से कम 1 साल में कितने सेशन होना जरूरी है? 2 सेशन होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरा बोला लेफ्टिनेंट गवर्नर में टाइम टू टाइम प्रोरोग डिसॉल्व द असेंबली, यानी बुलाने का भी काम इसका है, खत्म करने का भी काम इसका, पूरी की पूरी डिसॉल्व करने का। 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी ना, तो बोलेगा डिसॉल्व हो गया जी, अभी खत्म कर दी गई, तो वो भी काम किसका है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, ठीक है। जो काम प्रेसिडेंट सेंटर में करेगा वो काम लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट में, हमारी यूटी में करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ आप देखें, असेंबली होती है, असेंबली में दोस्तों स्पीकर भी होगा और डिप्टी स्पीकर भी होगा। लोकसभा में भी होता है स्पीकर, तो यहां पे भी होगा, ठीक है। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली शैल चूज 2 मेंबर एज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आपस में ही इलेक्ट करेंगे 2 बंदों को, एक बंदा स्पीकर, एक बंदा। तो आपको सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉमिनेट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपॉइंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग शैल इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, या असेंबली करेगी। तो असेंबली खुद करेगी दोस्तों, असेंबली खुद ही, ऑफकोर्स यही है। उधर लोकसभा में भी वही करेंगे, राज्यसभा में उसी के मेंबर करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, स्पीकर में रिजाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर। बोल रहा है अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेगा? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर ने करना है वो किसको सौंपेगा? ऊपर स्पीकर को। वेरी सिंपल। बोल रहा स्पीकर को हटाया भी जा सकता है, कैसे? रिमूवल रेजोल्यूशन से। रिमूवल रेजोल्यूशन होता है एक बिल किस्म का, एक पास करना पड़ता है, और 14 दिन का नोटिस उससे पहले उसको देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। सिंपल, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है नहीं है, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं। देखो
स्पेशल सेशन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेरी बात समझना दोस्तों, यहां पे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को इज इक्वल टू प्रेसिडेंट समझो आप, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, इलेक्शन कितने कितने साल के बाद होते हैं? आप बोलेंगे 5 साल। 5 साल के बाद सबसे पहली दफा जब असेंबली बैठेगी, पहली दफा पहली मीटिंग लगी है करने, उस पहली मीटिंग में जो पहला भाषण होगा, पहला एड्रेस होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। सेंटर में प्रेसिडेंट का होता है, सेंटर में प्रेसिडेंट का होता है, यहां पे किसका होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। देखो लिखा है एट द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग में, ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होगा, पहला सेशन उसका। दूसरा, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। अब साल की बात है, जनरल इलेक्शन को छोड़ दो, हर साल में जब पहला सेशन होगा, देखो हर साल में कितने सेशन होने? कम से कम 2 होते, वैसे लगभग 3 कर देते हैं ये, ठीक है, स्पेशल सेशन भी हो रहे थे। तो जो पहला सेशन होगा ना, पहला सेशन, एक तो जनरल इलेक्शन के बाद का भी पहला सेशन, और हर साल का जो पहला सेशन होगा वो भी कौन एड्रेस करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एड्रेस करेगा दोस्तों। एड्रेस करने का मतलब भाषण देना, उसके बारे में वो होगा दोस्तों। अगला, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एमएलएस की, ठीक है भाई। एमएलएस को चुन लिया, एमएलएस को चुनेगा कौन? वो तो आप लोग चुनोगे, आप वोटिंग करके आओगे, ठीक है। आपने वोटिंग कर दी, अब वोटिंग करने के बाद ये बंदा एमएलए बन गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ इसको एक कसम खानी पड़ती है, ये कि इसको कसम, सौगंध खानी पड़ेगी, इसको ओथ सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, कि इसको बोलते हैं ओथ या अफर्मेशन, ठीक है। अब कौन? आपने देखा होगा अक्सर कभी एक बंदा आगे आगे बोलेगा, मिनिस्टर उसके पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहां पे कौन ओथ को एडमिनिस्टर करेगा दोस्तों? वो करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेंटर में प्रेसिडेंट करता है, जितने भी एमपीज होंगे ना, प्रेसिडेंट करेगा। यहां पे कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा दोस्तों। अगला है वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम फॉर असेंबली। वोटिंग इन असेंबली सिंपल मतलब जो भी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, जो भी डिसीजन होंगे वो वोटिंग के थ्रू ही होंगे भाई। ऑफ कोर्स किसी की मनमानी थोड़ी चलेगी, लोगों को चुन के भेजा ना, ठीक है। इसको छोड़ दो आप, कोरम समझो दोस्तों, कोरम समझे। कोरम, देखो कोरम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका असेंबली है, आपको असेंबली की एक मीटिंग बुलानी है, आपको एक असेंबली की मीटिंग बुलानी। ये तो नहीं कि एक दो बंदा आया आपकी असेंबली की मीटिंग बैठ गई, नहीं, ठीक है, नहीं ना हो सकती। फॉर एग्जांपल जब मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं देखूंगा आज बारिश है, जो बच्चे 2-3 आए हैं, सपोज 2-3 आए, तो 2-3 बच्चों में क्लास फिर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हाँ भाई मज़ा नहीं आएगा, या फिर आप बोलेंगे जी पूरे का पूरा बैच नहीं। तो यहाँ पे भी कोई डिसीजन करना है, कोई फैसला लेना है, तो एक क्वोरम होनी चाहिए, कम से कम बंदे इतने होने चाहिए, और उस कम से कम बंदे को क्वोरम बोलते हैं। कम से कम बंदे को क्या बोलते हैं? क्वोरम बोलते हैं। भाई कितनी क्वोरम होनी चाहिए टू हैव ए सेशन? देखो 2 बातें बोली हैं इन्होंने, 2 बातें बोली हैं, 2। पहली बोली है 10 मेंबर्स, दूसरी बोली है 1/10th मेंबर। देखो सपोज आपका 100 बंदों की स्ट्रेंथ है असेंबली में, 100 बंदों की, ठीक है। बोल रहा है या तो इसका 1/10th हो, मतलब 10%, जो कि 10 बनेगा। बोल रहा है अगर ये नहीं हो रहा तो कम से कम 10 बंदे तो हो ना, फिर कम से कम 10 बंदे तो हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी के लिए आप मान ले, अभी के लिए मान ले, मैं आपको बता रहा हूं, देखो देखो मान लो अभी 114 सीट्स हैं हमारी, टोटल 114 सीट्स है, ठीक है। 114 सीट्स में 24 सीट्स जो हैं ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व्ड है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। बचे कितने? 90। बचे कितने? 90। अब अगर इन 90 बंदों की मीटिंग बुलानी है तो क्वारम तो होनी चाहिए। कितनी क्वारम? बोल रहा है या तो हो जाए 1/10 परसेंटेज, 1/10%। अब 90 का 1/10 मतलब 10%, 90 का 10% कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 9। 90 का 10% कितना हो गया? 9। बोल रहा है या तो आप ये अचीव कर लो, ये नहीं अचीव हो रहा तो कम से कम 10 बंदे। अब इन दोनों में से जो भी नंबर हाई है, जैसे कि यहां पे 10 मिल रहा है आपको, वो ही क्वोरम मान लिया जाएगा, वही क्वोरम मान लिया जाएगा। अब सवाल देखो किस तरीके से पूछेगा, सवाल देखो इस तरीके से पूछ सकता है, बोलेगा तो क्वोरम फॉर हैविंग अ सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ओनली 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओनली 10%। आप बोलेंगे गलत सर, ओनली नहीं है, ओनली नहीं है। आप बोलेगा कैन ईदर बी 1/10 और 10 मेंबर्स विच एवर इज ग्रेटर। आप बोलेंगे ये सर, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, या तो 1/10 हो,
1/10 नहीं हो रहा, या तो कम से कम 10 बंदे हों, दोनों में से एक भी कंडीशन हमें मिल जाएगी तो हम बोलेंगे भाई कोरम अचीव हो चुकी है, या दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो कोरम मान लीजिएगा और असेंबली का सेशन चलेगा। ठीक है जी, ये बात याद रखें, दोनों है और एंड नहीं है। एंड का मतलब है दोनों कंडीशंस फुल करना, और का मतलब या ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों आगे और आपके जो काम की चीज़ है, चलो जी, डिस्क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए ये मेंबर जो होगा। ठीक है, और जैसे एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना, जिन जिन ग्राउंड्स पे, मैं इंडियन पॉलिटी में पढ़ा दूंगा कौन कौन से ग्राउंड्स है। ठीक है, और ये भी अगर उनमें से एक कैटेगरी में फॉल किए तो ये मेंबर्स को भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चलो जी, ठीक है, अगला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन थोड़ा सा समझ लो दोस्तों। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक लीडर हूं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूं और ये इलेक्शन में मैं फॉर एग्जाम्पल बीजेपी से मैं जीतता हूं, बीजेपी के टिकट लेके जीतता हूं, और जीतने के बाद अगर मैं अपनी पार्टी चेंज कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेस में चले जाऊंगा, तो मैं अंदर आ जाऊंगा अंडर डिफेक्शन। ठीक है, और मैं डिस्क्वालीफाई वहां पे हो जाऊंगा, मैं पार्टी चेंज नहीं कर सकता जीतने के बाद, जीतने से पहले तो कर ही सकता था, इलेक्शन लड़ने से पहले कर सकता था, ये बोलता है दोस्तों। सैलरीज अलाउंसेस जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की होंगी, कौन डिसाइड करेगा? असेंबली खुद करेगी, बाय लॉ करेगी, लॉ मतलब बिल पेश करके वो करेगी दोस्तों। ठीक है जी, चलो दोस्तों, एक्सटेंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसका काम लॉ मेकिंग है, लॉ बनाना है, तो किस किस चीजों पे लॉ बना सकती है, किन किन चीजों पे लॉ बना सकती है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड करता है 3 डिफरेंट लिस्ट में। एक को बोलता है सेंटर लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, सेंटर लिस्ट वो जिसपे सेंटर ही कानून बनाएगा, फॉर एग्जांपल मिलिट्री को लेके, फॉर एग्जांपल के लिए करेंसी को लेके, फॉर एग्जांपल के लिए बैंकिंग कम्युनिकेशन को लेके। स्टेट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट कानून बना सकता है। कंकरेंट वो हो सकता है जिसमें स्टेट भी बना सकती है और ये भी बना सकता है। दोस्तों देखो, अब इनकी पावर समझना। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो सेंटर पे तो ये बना ही नहीं सकते क्योंकि सेंटर है। कनकरेंट पे वैसे स्टेट्स तो बना सकती हैं लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूटी नहीं बना सकती। नाउ क्या सर, स्टेट में जो आने वाले कानून हैं उस पे बना सकती है? यस, सब पे बना सकती है, दो चीजों को छोड़ के। दो चीजें क्या है? पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जितना भी है ये भी इनके कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? सेंटर के कंट्रोल में है। तो सेंटर के कंट्रोल में है तो इन दो चीजों को लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। दोस्तों दिल्ली अगर आप जाएंगे ना तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो पुलिस है, वो भी इनके कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो भी दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है, सेंटर के कंट्रोल में। तो यहां पे भी दोस्तों वही बात यहां पे चल रही है, देखेंगे आप। ठीक है, बोलता है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, बाकी सभी में बना सकता है दोस्तों। ठीक है, नाउ दोस्तों अगली बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की या फिर लैंग्वेजेस की ऑफ यूटी ऑफ J&K। ठीक है, टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी लैंग्वेज यूज की जा सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा? असेंबली डिसाइड करेगी। असेंबली में बाय लॉ अडॉप्ट एनी और मोर लैंग्वेज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों हमारे देखो, एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी। हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू। बोला लेजिस्लेटिव असेंबली की मन जो करे किसी भी लैंग्वेज को या एक से ज्यादा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है यूटी की। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जिसमें ऑफिशियल काम होगा, ऑफिस का काम होगा, ये यहां पे बात बोल दी गई है दोस्तों, यहां पे बात बोल दी गई है। ठीक है, चलो जी आगे देखो, बोला बिजनेस इन दी असेंबली शैल बी ट्रांजैक्टेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस और हिंदी और इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज में वो काम किया जा सकता है
असेंबली में जो भी काम होगा, ठीक है। स्पीकर में परमिट एनी अदर मेंबर टू यूज हिज मदर टंग, बोल रहा अगर मान लो जी किसी को जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लैंग्वेज मान लो कल हमारा दिल करे कश्मीरी को बना ले और उर्दू को बना ले, अगले बंदे को जो मेंबर ऑफ असेंबली है इसको आती नहीं, तब हम इसको मान लो डोगरी आती है तो स्पीकर चाहे तो इसको अलो कर सकता है, सर आप डोगरी में भी बोले, तो वहां पे बोल सकता है। ये छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आपको बोलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करने की पावर किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, दैट्स इट। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन चेंज कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है। लैंग्वेज फॉर एक्ट्स और बिल्स, अब दोस्तों जो भी एक्ट बनेगा, इन्होंने बोला जी वो किस में छपेगा, वो इंग्लिश में छपेगा, समझ गए, ये भी याद रखना, वो किस में होना चाहिए, वो इंग्लिश में। बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, छपना इंग्लिश में है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 52 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर का मतलब समझना, देखो अभी हमने बोला एक साल में असेंबली के कितने सेशंस हो, कम से कम कितने सेशंस होने हैं, 2। तो दोस्तों ये कुछ महीनों के लिए ही सेशन बैठता है, और मान लो अगर कोई ऐसा एट ए टाइम कोई लॉ लेके आना है और असेंबली नहीं बैठी सेशन में, तो क्या होगा, तो कोई ना कोई बंदा चाहिए ना जो लॉ बना दे, तो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी लॉ, क्या होता है, टेम्परेरी लॉ, ठीक है। उस टाइम के लिए वो लॉ अपना इशू कर देगा, एक डिक्लेरेशन इशू कर देगा और वो लॉ बन जाएगा। दोस्तों जैसे ही असेंबली दोबारा से बैठेगी, अगला सेशन बैठेगी, या तो वो उसको पास करे या उसको फेल करे, ठीक है। अगर मान लो उसको उन्होंने पास नहीं किया तो 6, आप देखेंगे 6 हफ्तों के बाद में फ्रॉम द री असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आज मान लो असेंबली बैठी, विद इन 6 हफ्ते में अगर तो पास कर दिया, ठीक है, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो इन्होंने टेम्परेरी लॉ पास किया था वो क्या रद्द हो चुके हैं। 6 हफ्ते, याद रखना ये डेट, ये टाइम याद रखना आपको, कितने टाइम तक ऑर्डिनेंस चलेगा फ्रॉम द री असेंबली, जब असेंबली हो जाए दोबारा से, 6 हफ्ते, 6 महीने नहीं, 6 हफ्ते दोस्तों, ठीक है, 6 हफ्ते। अगला है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्शन 53, अगेन इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करना। मैं आपको बताता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा 5 रुपये का, पेड मिलेगा, सिंपल बता रहा हूँ, 5 रुपये का मिलेगा। मेरे को आपने टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन भी कर लेना और वहां से ओनर में जाके मेरे को मैसेज भी कर लेना दोस्तों, सिंपल। चलो आगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब दोस्तों क्या है, देखो काउंसिल, काउंसिल का मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। देखो दोस्तों जल्दी से समझते हैं, मिनिस्टर का मतलब होता है वो बंदे जिनके पास मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है जी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। वो जिनके पास एक ओहदा होता है, मिनिस्ट्री होती है, उनको बोलते हैं मिनिस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो हमारे यहाँ पे अभी हमने बोला 114 बंदे चुन के आएंगे, मान लो जी 14 बंदे चुन के आएंगे, ठीक है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आएगा। अभी के लिए 90 आ रहे हैं, सपोज 90 आ रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे के सारे 90 मिनिस्टर थोड़ी बनेंगे, नहीं बनेंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो जीते हुए होंगे, सरकार अपने हिसाब से मिनिस्ट्री बांटेगी, ठीक है। तो इनमें से मान लो जी कितने होंगे, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट 10-12 बंदे होंगे, ठीक है। उसी को बोलेंगे उन, फॉर एग्जांपल मिस्टर मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, अमित शाह, ये सब क्या है, मिनिस्टर है। ये जो मिनिस्टर का ग्रुप होता है इनको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे क्या बोलता है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, बोल रहा कितनी भी हो, shall not exceed 10% of total strength of legislative assembly। दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ अभी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी है, 90 तो बंदे इलेक्ट होंगे ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को निकाल दो बाहर, तो 90 का 10% कितना होगा, 9, तो एट मैक्स 9 बंदे ही कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो सकते हैं। दोस्तों यहां पे लिखा है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उसका हेड होगा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वहां पे सेंटर में पीएम होता है, यहां पे सीएम होगा, ठीक है जी। टू एड एंड एडवाइस लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करेंगे, ठीक है।
composition it should not exceed 10% of total strength, very important, 10% of total strength किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलए चुने जाएंगे ना उसका 10% ही, और सीएम भी इसी का पार्ट, इंक्लूड करके, एक्सक्लूड करके नहीं, इंक्लूड करके, ठीक है जी, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 57 बोलता है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो दोस्तों, 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर बाइकैमरल था। बाइकैमरल का मतलब यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी। अभी असेंबली तो है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, तो यूनिकैमरल बन गया। ये बोला है एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आगे पार्ट 4 में, ये हमारा पार्ट 3 था और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको सवाल पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, यूटी का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा भाई, यहाँ पे एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसका नाम होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही रूल करेगा। और रूल करेगा देखो किसके बिहाफ पे करेगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। द यूनियन टेरिटरी विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। कौन एडमिनिस्टर करेगा, नाम किसका नाम चल रहा है, प्रेसिडेंट का, याद रखना। बट प्रेसिडेंट एक बंदे को अपॉइंट करेगा, मेरे बिहाफ पे रूल करो, और वो बंदा कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपको बोलेगा ना कि लद्दाख को कौन एडमिनिस्टर करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है या प्रेसिडेंट करता है, तो आप बोलना प्रेसिडेंट करता है, नाम प्रेसिडेंट का ही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे पार्ट 5 है दोस्तों, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पे बात करता है, हमारे काम का है नहीं। पार्ट 6 कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स शोन कास्ट है, हमारे काम का है नहीं। मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल पावर, यानी कि इसमें कुछ फंड्स की बात करता है, गवर्नमेंट होती है उनके पास अपने फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड्स, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। हाई कोर्ट पार्ट 8 बोलता है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शाल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी कॉमन होगा, सिंपल। तो आपको बोलेगा अगर लद्दाख किस यूटी के किस हाई कोर्ट के अंडर आता है, आप बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर आता है। ठीक है जी, अगला है दोस्तों पार्ट 9 एडवोकेट जनरल। दोस्तों देखो सरकार है ना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, सरकार, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अपने कोई मसले होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स में एडवाइस करने के लिए इनके पास एक एडवाइजर होता है, उस एडवाइजर को क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। हर एक स्टेट में होता है, हर एक जहां जहां पे गवर्नमेंट होती है वहां पे होता है। सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, यहां पे भी एडवोकेट जनरल होगा। ये एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा दोस्तों। ठीक है, सेंटर में प्रेसिडेंट करता है उसको अपॉइंट, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी दोस्तों, क्वालिफिकेशन बोलता है वो बंदा जो काबिल है एक जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के, उस बंदे को एडवोकेट जनरल बना दिया जाएगा। कौन बनाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, हाई कोर्ट का जज ही होता है ये। 5 साल के लिए इसका यूजुअल टाइम होता है, लेकिन किताब के हिसाब से आपको क्या बोलना है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब तक चाहेगा ये बन के रहेगा, जब इसको बोलेगा हट जाओ और ये हट जाएगा, इसकी जगह पे नया चुन के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो इसके एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। आगे ये हैं दोस्तों, हमारे बिल्कुल काम के हैं नहीं हैं, चलो जी। और लास्ट में दोस्तों ये शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 5 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल बोलता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, कौन कौन मेंबर होंगे उनका नाम फर्स्ट शेड्यूल में होगा। सेकंड शेड्यूल बोलता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लद्दाख, मतलब के लिए लोकसभा, वो कौन कौन मेंबर होंगे, क्या नाम होगा, वो इनमें लिख दिया जाएगा दोस्तों, सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखो असेंबली के भी तो इलेक्शन कराने हैं, तो उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, यानी कि वही आपके जो 90 बंदे हमने चुनने हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को निकाल के 24, तो उनके नाम और वो बंदे, इनमें सारे का सारा नाम उनका मेंशन होगा। उसके बाद में 4th शेड्यूल फॉर्म्स एंड ओथ और अफर्मेशन फॉर्म्स। देखो हर एक बंदे की अलग फॉर्म की ओथ होती है, मिनिस्टर की अलग होगी, काउंसिलर मिनिस्टर की अलग होगी, एमएलए की अलग होगी, तो वो सारे के सारे फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सेंटर में भी ऐसा होता है, प्रेसिडेंट की ओथ अलग होती है, वाइस प्रेसिडेंट की अलग होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अलग होती है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे ये हैं। और 5th शेड्यूल में सेंट्रल लॉज मीट एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से सेंटर के लॉज एप्लीकेबल होंगे, शेड्यूल
5 में, बिकॉज पहले एप्लीकेबल नहीं होते थे क्योंकि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इससे बाहर आपको सवाल आ नहीं सकता, आएगा भी नहीं, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज भी इसके ऊपर लाएंगे, डिस्कस करेंगे, और आप भी उसमें देखना उसको। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।